नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुनिया विदित है कि कोशिश जो करता है वो सफल होता ही है। उसी सुंदर सी कोशिश के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए हम सब मिलकर माता सरस्वती को याद करते हैं, मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद जो लेसन हमारा 7वां चालू है, सातवां लेसन जो हमारा चालू है उसी 7वें लेसन के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि आप लोगों को विदित है। आने वाले मुद्दे जो हमने पढ़ लिए उसमें प्रस्तावना, जनसंख्या का अर्थ, भारत में जनसंख्या के जो मतलब वलन है वो उसमें 3 वलन पढ़े, 721, 723, 725, एक छोड़ के एक वलन आएंगे। बाकी के जो 2 वलन छोड़ दिए वो आने वाले नहीं, इसलिए छोड़ दिए। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण का भी मुद्दा हम लोगों ने देखने की शुरुआत करनी है, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि के वलन को हमने देखा था। अब जनसंख्या वृद्धि के कारणों की मैं बात करूं तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि को असर करने वाले मुख्य 2 परिबल है, एक जन्म दर और दूसरा मृत्यु दर। टिक मार्क करनी हो तो कर लीजिएगा कि एक जन्म दर और दूसरा मृत्यु दर, अर्थात जनसंख्या वृद्धि को असर करने वाले मुख्य 2 परिबल, एक जन्म दर और दूसरा मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर होता है उसको आगे मैंने परिभाषा जनसंख्या वृद्धि की बताई थी कि जब देश में मृत्यु दर का प्रमाण कम हो और जन्म दर का प्रमाण अधिक हो तो देश में जनसंख्या वृद्धि होती है। बस वही परिभाषा के अंदर ही उसके कारण है, मतलब कारण 2 है। उसका पहला कारण मैं चालू कर रहा हूँ, जन्म दर। पेन और पेंसिल अगर आपके पास है तो उठाइएगा, बहुत सरल सी सिंपल परिभाषा आप लोगों को किताब में दी है कि पहला मुद्दा परिभाषा कि 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या अर्थात जन्म दर, प्रति वर्ष 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या अर्थात जन्म दर परिभाषा हुई। दूसरा, जन्म दर का सूत्र आप लोगों को लिखा हुआ दिया हुआ है कि जन्म दर बराबर वर्ष दौरान जीवित बालकों की संख्या बट्टे में कुल जनसंख्या गुणा 1000। आगे आप लोगों को लिखना है कि जन्म दर को कभी प्रतिशत, तीसरा पहला परिभाषा, दूसरा सूत्र, तीसरा उसकी विशेषता कि जन्म दर को कभी भी प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता। जन्म दर को कभी भी प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता, अर्थात उसकी गणना प्रत्येक 1000 पर ही होती है। 2 मुद्दे एक साथ बनते कि एक, उसको प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता और जन्म दर की संख्या 1000 की जनसंख्या के आधार पर होती है। जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई उसकी जानकारी आपको इसके आधार पर मिलेगी। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा सूत्र, उसके बाद उसकी विशेषता, चौथा मुद्दा उसकी तालिका।
1950-51 के अंतर्गत जो भारत का जन्म दर था वो 39.9 अर्थात 41 बच्चे हजार की जनसंख्या पर मरते थे, और 2011 तक आते आते वो 21.8 अर्थात 22 जितने बच्चे हो गए। ध्यान दीजिएगा, पुनः एक बार बता रहा हूँ, प्रतिशत में आपको इसको लिखना नहीं है सर। पांचवा मुद्दा इसका निष्कर्ष में लिखना हो तो विश्लेषण, तो तालिका उसी का विश्लेषण आप लोगों को लिखना है। फिर भी कि 51 में जन्म दर का प्रमाण 39.9 था, जो 2011 में घटकर 21.8 हो गया, अर्थात अंतर जन्म दर में 18.1 जितना अंतर हमें दिखाई देता। उसका कारण क्या है, देश में जन्म दर कम हुआ, उसके पीछे का कारण। तो छठा मुद्दा लास्ट लाइन में दिया है कि शिक्षा का नीचा स्तर, पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा, आय की नीची सपाटी इत्यादि को इसके मुख्य कारण माने जा सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को 5 से 6 मुद्दे में जन्म दर का जो टिप्पणी या तो मुद्दा पूछे तो आप लोगों को बहुत ही सरलता से परिभाषा, सूत्र, विशेषता, तालिका और तालिका के बाद उसका विश्लेषण और विश्लेषण के बाद उसके कारण, इस तरह से टॉपिक को आपको पूरा करना रहेगा। उसी क्रम में आप आगे जाओ तो आगे का टॉपिक है मृत्यु दर। अब उसकी भी तो परिभाषा आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। सेम मुद्दे, अगर जन्म दर का आपको मुद्दा आता है तो मृत्यु दर का भी आपको आएगा, और दोनों के बीच में अंतर पूछे जन्म दर और मृत्यु दर तो 5-6 मुद्दे जो इसके बताए उसी तरह 5-6 मुद्दे इनके बनेंगे। पहला मुद्दा परिभाषा कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या अर्थात मृत्यु दर। ध्यान दीजिएगा, मैं मृत्यु दर बता रहा हूँ, व्यक्तियों की संख्या, 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या अर्थात मृत्यु दर। उसका सूत्र 1 वर्ष के दौरान मृत्यु प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे में कुल जनसंख्या और गुणे में 1000। आगे सेम उसकी तरह परिभाषा, इसको भी प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता। जनसंख्या में कुल कितनी कमी होती है इसका ख्याल मृत्यु दर के आधार पर प्राप्त होता है। हालांकि अपने मुद्दे चल रहे थे परिभाषा, सूत्र, विशेषता, इसकी भी यही विशेषता कि इसको प्रतिशत में नहीं दर्शाया जाता मृत्यु दर में, और मृत्यु दर की गणना भी 1000 की संख्या के आधार पर होती है। उसके बाद का मुद्दा आप लोगों की तालिका के 1951 में 27.4 व्यक्ति अर्थात 28 व्यक्ति, और 2011 में घटकर 7% अर्थात 7.1 जितने हो गए। पुनः एक बार बता दूं, 51 में 27.4 और 2011 में 7.1, लेकिन पीछे प्रतिशत आपको लगाना नहीं है। अगर मेरे से गलती से प्रतिशत शब्द मुंह से निकल गया हो तो भी आपको प्रतिशत लगाना नहीं है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर को कभी प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता। उसका विश्लेषण सेम वही कि 51 में मृत्यु का प्रमाण 27.4 था, जो 11 में घटकर 7.1 हो गया, अर्थात अंतर अगर आप याद करते तो 20.3 जितनी कमी हो गई मृत्यु। इसके कारण भी आप लोगों को दिए हैं, अकाल पर नियंत्रण, जीवन स्तर में सुधार। ये 2 अंकों में अलग से पूछे कि भारत में मृत्यु दर कम क्यों हुआ, तो उसके पीछे के कारण अकाल पर नियंत्रण, जीवन स्तर में सुधार, पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, शिक्षा में बढ़ोतरी का व्याप, चिकित्सा विज्ञान में विकास, शल्य क्रिया, शल्य मतलब ऑपरेशन वगैरह में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधन, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण वगैरह परिबलों को हम इसके पीछे के जवाबदार कारण मानते हैं। अब आगे का जो आप लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है जन्म दर देश में ऊंचा जो है, कि भाई देश में जन्म दर का प्रमाण ऊंचा और मृत्यु दर का प्रमाण कम है, इसकी वजह से देश में जनसंख्या बढ़ी है। तो सर ये जन्म दर ऊंची होने के पीछे के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो जन्म दर ऊंची होने के पीछे कई प्रकार के कारण, उसमें सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है और अन्य कारण भी जवाबदार माने जाते हैं। मैं आज आपको 3 जो उसके सामाजिक कारण हैं, 4 उस सामाजिक कारणों की बात करने का प्रयत्न करूँगा। उसमें पहला सामाजिक कारण, ये सभी के अंदर आपको 2-2, 3-3 मुद्दे बनाने रहेंगे। पहली टिप्पणी पूछे कि भाई जन्म दर ऊंचा होने के पीछे या तो मृत्यु दर कम होने के पीछे के कारण,
तो देख लीजिएगा, जन्म दर के महत्वपूर्ण कारणों के अंतर्गत पहला सामाजिक कारण, उसमें पहला सार्वत्रिक विवाह प्रथा। तो पहला मुद्दा आप लोग वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा कि भारत में विवाह धार्मिक संस्कार, इसलिए सार्वत्रिक विवाह प्रथा दिखाई देती है। सार्वत्रिक विवाह प्रथा अर्थात भारत का एक भी धर्म या संप्रदाय ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लग्न करने का या तो विवाह करने का रिवाज न हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, सभी के अंतर्गत विवाह प्रथा। मतलब पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग कि धर्म विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसलिए सार्वत्रिक विवाह प्रथा दिखाई देती है। दूसरा, ऐसा नहीं करने वाले, तो कि विवाह न करने वाले व्यक्ति के प्रति समाज शंका कुशंका की दृष्टि से देखता है। क्यों विवाह करने पड़ते हैं? क्योंकि विवाह न करने वाले व्यक्ति को लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं। इससे बचने के लिए ज़्यादातर भारत में प्रत्येक व्यक्ति विवाह बंधन से जुड़ता। मतलब दो मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग और दूसरा क्यों, क्योंकि विवाह न करने वाले व्यक्ति को लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए। आगे, दिव्यांग भी इसमें अपवाद नहीं है। अपवाद, दिव्यांग मतलब हैंडीकैप हो, कोई भी अपाहिज व्यक्ति हो, तो उसमें भी अपवाद नहीं है, क्योंकि उसमें भी विवाह देखने को मिलता है। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रत्येक स्त्री विवाह करती है। तुलना, तीसरा, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कारण, तीसरा अपवाद और चौथा तुलना कि विकसित देशों की तुलना में भी भारत में प्रत्येक स्त्रियां विवाह करती है, और इस प्रकार सार्वत्रिक विवाह प्रथा की वजह से देश में जो जन्म दर है उसका प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। 4-5 मुद्दे बनेंगे, निष्कर्ष का मुद्दा भी इसमें आ जाएगा। नंबर 2, कम उम्र में विवाह अथवा विधवा पुनः विवाह। तो आप लोगों को पहला मुद्दा इसका वाक्य प्रयोग करना है कि देश में बाल विवाह विरोधी कानून होने के बावजूद भी कई क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा कायम है। मतलब पहला मुद्दा हुआ कि भारत में विभिन्न प्रकार के बाल विवाह पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी बाल विवाह अधिक देखने को मिलता है। नंबर 2, विशेष तौर पर स्त्रियों में कम उम्र में विवाह के कारण उनका गर्भावधि का जो समय है वो लंबा। कारण कि भाई जल्दी उम्र में लगन हो जाने की वजह से उनका गर्भधारण की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है, और जिसकी वजह से वो अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए सक्षम बनती है, इसलिए जन्म दर भारत में बढ़ता है। 2 मुद्दे, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा कारण। तीसरा, देश में विधवा पुनः विवाह का कानून अमल होने से उसे व्यापक समर्थन, मतलब विधवा होने के बाद वो दोबारा भी लगन कर सकते हैं, इस प्रकार की मतलब व्यवस्था होने की वजह से देश के अंतर्गत जन्म दर का प्रमाण अधिक है, और विधवा पुनः विवाह सामान्य होता जा रहा है, जिसके कारण भी जन्म, मतलब पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग, दूसरा कारण, तीसरा विधवा वाला मुद्दा और चौथा इसका निष्कर्ष। इस तरह से 4 मुद्दे आपको इसके अंदर बनाने हैं। तीसरा, पुत्र प्राप्ति की तीव्र लालसा कि भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है, और जहाँ पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व माना जाए। मतलब पहला वाक्य प्रयोग कि भारतीय समाज में पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, उसके पीछे 3 कारण हैं। एक, पु नाम के नरक से निकालने वाला पुत्र, यह कहावत है। दूसरा, ये वंश वृद्धि को आगे ले जाता है, और तीसरा, ये वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्राप्त करवाएगा। ये 3 कारणों से भारत में पुत्र प्राप्ति की वजह से जनसंख्या का वृद्धि दर अधिक है। पुत्र होगा तो मतलब वृद्धाश्रम में सहारा बनेगा, नहीं तो वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो देश के अंतर्गत बनी बनाई हुई है, और शायद इसी की ये परंपरागत मान्यता, क्योंकि आज बेटा या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जितना नाम रोशन बेटा नहीं करता उतनी बेटी करती है, और बेटी को भी सरकार ने महत्व दिया है, और सरकार आज भी बेटी बचाओ नाम का आंदोलन चला रही है, और बहुत सारी सामाजिक संस्था भी इसके अंतर्गत आई है। लेकिन भारतीय समाज की जो अजागरूकता है और पुराने रीति रिवाज है, उसकी वजह से शायद ये कहावतें आज भी कुछ एक वर्गों के अंतर्गत पाई जाती है। तो उसके अंदर आपको 2 या 3 मुद्दे बनाने हैं। और चौथा, उसके अंतर्गत आप देखो तो उपरोक्त तीनों कारणों से वशीभूत होकर परिवार में पुत्र का मोह पुत्रियों को जन्म दे देते। मतलब जब तक पुत्र नहीं होता तब तक पुत्रियों को जन्म देने की परंपरा चालू रहती है, और पुत्री को गर्भ
गर्भाधान के दौरान ही मतलब स्त्री भ्रूण हत्या कर दी जाती है और बच्चों का इंतजार किया जाता है। ये सब गलत मान्यताएं बंद करनी चाहिए। ये तो सामाजिक बात हुई। 3 मुद्दे या 4 मुद्दे आपको लिखने हैं। और चौथा मुद्दा इसके अंतर्गत संयुक्त परिवार प्रथा। भारत के ग्रामीण विस्तारों में संयुक्त परिवार प्रथा व्यापक प्रमाण में प्रचलित थी। पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग। असर क्या होती थी तो कि यहाँ पर बालकों के पालन पोषण की कोई जवाबदारी आती नहीं थी। मतलब परिवार बड़ा था, इसलिए मतलब बच्चों की जवाबदारी किसी एक व्यक्ति पर आती नहीं थी, इसलिए बच्चों की संख्या को बढ़ाते रहते थे। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है। और चौथा उसका निष्कर्ष कि इस तरह से संयुक्त परिवार में बच्चा बोझ नहीं होने की वजह से देश में जनसंख्या का जो जन्म दर का प्रमाण है वो ऊंचा रहता था। अर्थात 4 कारण सामाजिक हमने देखे जन्म दर ऊंची होने के। 1 सार्वत्रिक विवाह प्रथा, 2 कम उम्र में विवाह अथवा विधवा, 3 पुत्र प्राप्ति की तीव्र लालसा और चौथा संयुक्त परिवार प्रथा। ये 4 मुद्दे में आपको 2-2, 3-3 मुद्दे लिखने का प्रयत्न करना रहेगा। अंत तक आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।